अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या थी, वो जो बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन थी उससे हम बाहर कैसे आ सकते। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि यहाँ रिफॉर्म्स लाई गई इंडियन एग्रीकल्चर में, और इन रिफॉर्म्स में हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स भी डिस्कस की और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी डिस्कस की। ठीक है ना? तो चलिए आज हम जनरल रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं। ठीक, तो जनरल रिफॉर्म्स में कौन कौन से एकदम, कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस से बाहर कैसे आ सकते हैं हम। तो उसके लिए कुछ जनरल रिफॉर्म्स भी ली गई थी। चलिए आज हम उनकी तरफ आते हैं। तो जनरल रिफॉर्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, दैट वाज द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन से आप वाकिफ हैं। इरिगेशन के बगैर फार्मिंग एग्रीकल्चर का होना नामुमकिन है। With a view to promoting and stabilizing productivity in agriculture, irrigation facilities have been expanded in India. तो इसके लिए बहुत सारे छोटे और बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। ठीक, तो इस सिलसिले में सबसे अहम काम किया गया इन 1951। अगर हम 51 की बात करें तो मुश्किलन 17% ऑफ आवर लैंड वाज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक, अगर हम आज की बात करें, नाउ इरिगेशन इज कवरिंग अबाउट मोर देन 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। 45% से ज्यादा लैंड इरिगेशन में कवर होता है। एंड द एरिया अंडर इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड mainly owing to the construction of multi-purpose projects and tube wells। ठीक, और इसके साथ साथ क्या किया गया, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया उन एरियाज में जहां इरिगेशन मुमकिन नहीं था। ठीक, अगर हम 2006 और 7 की बात करें, irrigation area was estimated to be irrigated area was estimated to be 872 lakh hectares। ठीक, तो ये एक स्टेप था इरिगेशन के फील्ड में, जिससे ये कोशिश की गई कि हर जगह जहाँ जहाँ मुमकिन है खेतों के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएं और मुहैया रखी जाए। देखिए, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या किया गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को वजूद में लाया गया, जिनका काम था कि ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करे, क्रेडिट दे, पैसा दें, और वो भी सस्ते उधार की फैसिलिटी, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर देम। एक और अहम काम किया गया कि रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू कूप विद एमर्जिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। अगर हम प्रेजेंटली देखें, we have almost 95,000 primary agricultural credit societies in India and almost 800 primary cooperative agricultural and rural development banks functioning in the country। और जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुई तो उसके बाद क्या किया गया, जो कमर्शियल बैंक्स है उनको भी
ये डायरेक्शन मिली और वो भी ये काम करते आ रहे हैं, कैटरिंग टू द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स, राइट। आप आजकल आप देख लीजिए, किसी भी बैंक से आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या नॉन कोऑपरेटिव बैंक हो, ठीक। इसके साथ साथ रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू फर्दर बूस्ट क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। और इन 1982 में एक अहम काम किया गया, नबार्ड वजूद में लाया गया। नबार्ड आप जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल, ठीक। और 2007 और 8 में फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट टू द फार्मर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 2,54,657 करोड़। 2007 की बात है। इस हद तक एक फार्मर्स को इंडिया के फार्मर्स को क्रेडिट मिलता गया। और इसका मकसद यही था कि ये जो हमारा किसान है इसको एम्पावर करना है, ताकि इससे नई वैरायटी ऑफ सीड्स, टेक्नोलॉजी, पैसा, ठीक है ना, फाइनेंस, ये सब कुछ मुहैया हो एट हिज डोर स्टेप्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन, राइट। देखिए, एक और प्रॉब्लम हमने डिस्कस की एग्रीकल्चर की, वो मार्केट्स की नॉन अवेलेबिलिटी थी। हमारे किसान को अपने प्रोड्यूस के लिए अच्छा मार्केट नहीं मिलता। तो इसके लिए इंडिया में क्या किया गया, जनरल रिफॉर्म में रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टेब्लिश अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेगुलेटेड मार्केट्स को इस्टेब्लिश किया गया पूरे मुल्क में। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारा जो किसान है उसको सही प्राइस मिले, सही वक्त पे सही प्राइस मिले, और वो बच जाए किससे, उन मिडलमैन से, उनकी एक्सप्लॉइटेशन से। आप समझ रहे हैं। दिस इज विद अ व्यू टू ऑफरिंग remunerative price to the farmer and protect them against exploitation by the middleman। और ये जो मार्केट्स एस्टेब्लिश किए गए, इनको कौन गवर्न करता है? दीज मार्केट्स आर गवर्नड बाय द मार्केट कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। हर मार्केट के लिए एक मार्केट कमेटी होती है, और इस कमेटी को कौन तश्कील देता है? सरकार तश्कील देती है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं, इन कमेटीज़ के मेंबर्स होते हैं। और इन कमेटीज़ का काम क्या है कि हमारे किसान को वक्त पे पेमेंट मिले, पैसा मिले, और आल्सो इंश्योर दैट ओनली स्पेसिफाइड वेट्स एंड मेजर्स आर यूज्ड टू वेट एंड वैल्यू द फार्मर्स प्रोड्यूस, ठीक। और फिर जहाँ तक कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सवाल है, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया गया। इससे क्या होगा? टू एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। और इन सोसाइटीज़ का काम ये होता है कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है, माल है, उससे ग्रेड किया जाए। इट इज़ ग्रेडेड एंड सोल्ड ओनली व्हेन रिम्यूनरेटिव प्राइस इज अवेलेबल। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये इंश्योर करती है कि दैट देयर आर नो एक्सेसिव सप्लाईज इन द मार्केट। और एक्सेसिव सप्लाई से आप जानते हैं प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, प्राइसेस क्रश होते हैं। तो ये इन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का काम ही है कि हमारे पास सरप्लस सप्लाई नहीं रहनी चाहिए किसान के पास। और इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स इज मेड बाय द सोसाइटीज ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना। तो स्टोरेज फैसिलिटी को भी डेवलप किया जाता है और किया भी गया है थ्रू दीज मार्केटिंग सोसाइटी। देखिए क्या होता है, जब फार्मर का प्रोड्यूस तैयार होता है तो एक इनसिक्योरिटी होती है उसके लिए कि उसका प्रोड्यूस, उसका आउटपुट किस दाम पे बिके। क्योंकि अक्सर जो मिडल मैन होते हैं या मंडीज़ होती है, वहाँ जो बायर्स होते हैं वो उनको इनका एक्सप्लॉइट करते हैं बाय पेइंग देम लेस। तो इस सिलसिले में इस प्रॉब्लम को जनरल रिफॉर्म्स के ज़रिए सॉल्व किया गया और इसके लिए एक प्राइस सपोर्ट पॉलिसी रखी गई। और इस सपोर्ट पॉलिसी में क्या था? एक फार्मर को मोटिवेट करना था कि वो इंक्रीज करे अपना फार्म आउटपुट। इट इज़ नेसेसरी टू इंसुलेट देम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज।
ठीक, ऑफ द मार्केट। और यहाँ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का अहम रोल होता है। और इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट एश्योर्स ए मिनिमम प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस, एमएसपी जिसे हम कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम सरकार तय करती है कितना एक फार्मर को उसके प्रोड्यूस के लिए इन टर्म्स ऑफ क्विंटल्स और किलोग्राम्स मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट अरेंजेस टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर एट द सपोर्ट प्राइस थ्रू इट्स ट्रेड एजेंसीज। ठीक, तो इसे हम प्राइस पॉलिसी सपोर्ट कहते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो चाहे वो टेक्निकल रिफॉर्म्स हों या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई हैं, जनरल रिफॉर्म्स, और फिर हम अपने प्रेजेंट एग्रीकल्चर स्टेटस पे एक नज़र लगाएं, तो हम यही कह सकते हैं, थैंक्स टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स, thanks to agrarian reforms, there has been a substantial improvement in Indian agriculture. From an utterly backward and stagnant sector of the economy, agriculture has emerged as a vibrant and developing sector of the economy. ठीक, हमें इन रिफॉर्म्स से काफ़ी फ़ायदा मिला। हमारा जो एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, एक स्टैगनेंट सेक्टर माना जाता था, लेकिन अब ये हमारे पास एक वाइब्रेंट और डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ऐसा तब मुमकिन हुआ जब हमने ये रिफॉर्म्स लाई। तो इसलिए इट वाज अ ग्रेट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, इन डेवलपिंग द एग्रीकल्चर एंड मेकिंग आवर फार्मर सेल्फ रिलायंट। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।